163 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला 280 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। गौर करिएगा जरा सर, यहाँ हम लोगों को दिया है 280 और दिया है 144। बोला दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो गौर करिएगा, सबसे पहले हम लोग 280 को छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो इसको 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 70 मरतबे, फिर 2 से काटिएगा 35 मरतबे, फिर 5 से काटिएगा 37 मरतबे। तो यानी 280 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। अब आगे गौर करिएगा, आगे हम लोग 144 को तोड़ते हैं। 144 को जब तोड़ेंगे तो ये 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छह के 12, 2 से काटिएगा 18 दूना 36 होता है, 2 नमा 18, 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने का रूल जानते हैं ना आप लोग, जो दोनों में कॉमन रहेगा एचसीएफ में आ जाता है। यानी यहां से 1 2 आएगा, गुना हो जाएगा। जरा सा गौर करिए, ये भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला 164 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो उस काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे। जैसा गौर करिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे हम लोगों को 164 नंबर का सवाल बोला है P किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। P पूरा काम 10 दिन में कर देता है। तो आप जानते हैं ना कि एक दिन में कितना करेगा। जब पूरा काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में डे का उल्टा पार्ट होता है, एक दिन में 1/10 पार्ट करेगा। जब एक दिन में 1/10 पार्ट करेगा, बोला 5 दिन तक काम किया है तो 5 दिन में कितना कर देगा ये। जैसा गौर करिएगा, 5 दिन में, एक दिन में 1/10, अब 5 दिन में कितना, तो गुना 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 पार्ट 5 दिन में P किया होगा। आगे बोला Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। Q 15 दिनों में कर सकता है, Q का दे दिया हम लोगों को 15 दिन, तो ये पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 पार्ट, डे का उल्टा पार्ट होता है। एक दिन में 1/15 करेगा, 5 दिन तक ये भी किया है। एक दिन में 1/15, तो 5 दिन में कितना? 1/15 गुना हो जाएगा 5। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1/3 पार्ट। तो पता चल गया सर हम लोगों को P 5 दिन में 1/2 पार्ट किया होगा और Q 5 दिन में 1/3 पार्ट किया होगा। तो P प्लस Q मिलकर 5 दिन में कितना करेगा? P 5 दिन में किया 1/2 पार्ट और Q 5 दिन में किया 1/3 पार्ट। तो दोनों मिलके कितना किया होगा? जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 2 तिया 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5/6 पार्ट। यानी यह बोला दोनों मिलकर 5 दिन में कितना, तो दोनों मिलकर 5 दिन में 5/6 पार्ट काम कर देगा। तो आइए 165 नंबर का सवाल सुनते हैं हम लोग। 165 नंबर का सवाल बोला है किसी निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का दर कितना होगा। तो देखिए पहला जगह जो वो धन लगाया है 12% की दर से 6 वर्षों के लिए लगाया है और दूसरा जगह जो धन लगाया है वहां भी 12% की दर से, लेकिन वहां 12 वर्षों के लिए धन लगाया है। बोला दोनों साधारण ब्याजों का अनुपात कितना होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रतिशत एसआई बराबर होता है रेट गुने टाइम। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। तो पहला जगह से जो ब्याज मिलेगा और दूसरा जगह से जो साधारण ब्याज मिलेगा, दोनों का रेशियो क्या होगा। यहां से रेट गुना टाइम करेंगे तो पता चलेगा पहले जगह से कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा। तो 12 का हो जाएगा 72% का ब्याज मिलेगा और दूसरी जगह से कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, 144% का ब्याज मिलेगा। दोनों का रेशियो पूछा, परसेंट कटेगा, 72 एकम 72, 72 दूना 144, यानी दोनों जगहों से प्राप्त ब्याजों का रेशियो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अगला 166 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोले एक वर्गाकार मैदान के किनारे को 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना है, पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होगी। जैसा गौर करिएगा बोर्ड पे 166 नंबर का सवाल है। बोले एक वर्गाकार खेत है,
तो जरा से देखिए हम लोग एक वर्गाकार खेत बना लिए हैं। वर्ग किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक भुजा पर 100 पेड़ लगा हुआ है, तो टोटल कितना पेड़? लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि जब इस पे 100 पेड़ लगा हुआ है, इस पे भी 100 पेड़ लगा हुआ है, इस भुजा पे भी 100 पेड़ लगा हुआ है, इस भुजा पे भी 100, तो टोटल जोड़ के बोल देते हैं 400 पेड़, जो कि गलत है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब इस भुजा पर टोटल 100 पेड़ लगा हुआ है तो यहां पर एक पेड़ लगा होगा, यहां पर एक पेड़ लगा होगा और बीच में टोटल 98 पेड़ लगा होगा, है ना सर? जरा सा गौर करिएगा। इसी प्रकार से आप इस भुजा पर देखिएगा तो एक पेड़ यहां लगा होगा, एक पेड़ यहां लगा होगा, तो यहां बीच में टोटल 100 है इस भुजा पे, तो बीच में टोटल पेड़ कितना हो जाएगा? 98 पेड़ हो जाएगा। और बीच में यानी यहां से लेके यहां तक में, और इसी प्रकार से यहां देखिएगा तो एक पेड़ यहां लगा होगा, एक पेड़ यहां, टोटल 100 है, यानी बीच में टोटल पेड़ की संख्या 98 होगा। और इसी प्रकार से इस भुजा पे बात करिएगा तो एक पेड़ इस कॉर्नर पे होगा, एक पेड़ इस कॉर्नर पे होगा, और बीच में टोटल पेड़ की संख्या 98 हो जाएगा। तो बोला टोटल पेड़ कितना हो जाएगा? तो सर ये 98, ये 98, ये 98 और ये 98 को जोड़िएगा तो 98 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 98, 4 पेड़ कॉर्नर पे लगा हुआ है तो प्लस करना पड़ेगा 4, 1 2 3 4, ये सारे टर्म को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 396। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सवाल सुनिएगा 167 नंबर का। बोला एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% लाभ पर बेच दी। तो बोला है कि कुल क्रय मूल्य ज्ञात करिए। जरा सा गौर करिएगा। बोला है 10 पेंसिल के डब्बे खरीदे हैं, 10 पेंसिल के डब्बे, एक डब्बे को 100 रुपया में खरीदा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जरा सा गौर करिए। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया प्रति डब्बा खरीदा, 10 डब्बा, तो 100 गुना 10 करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य पता चल गया 1000 रुपया। अब क्या बोला इधर? बोला एक डब्बे में 10 पेंसिल पैक करता है, प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को, डब्बे को नहीं, प्रत्येक मतलब एक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचा। यहां पर सर एक बात समझिएगा, जब एक पेंसिल 12% लाभ पर बिका तो पूरा सौदा भी आपका 12% लाभ पर ही बिका होगा। पूरे सौदे को आपने कितना में खरीदा? 1000 में। आपने एक पेंसिल को 12% लाभ पर बेचा तो पूरा सौदा जो आपने 1000 में खरीदा है वो भी 12% लाभ पर बिका होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो टोटल विक्रय मूल्य बराबर होगा, ये टोटल क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। टोटल सौदा 12% लाभ पर बिका, तो 100 तो पहले से है, अब 12% लाभ पर बिका यानी 12% अधिक पे बिका, यानी क्रय मूल्य का 112% पर बिका है। जब इसको सॉल्व करिएगा 1000 का मतलब गुना 112% उड़ेगा नीचे, डबल जीरो काटिएगा, ये हो जाएगा 1120 रुपया। तो वही बोला टोटल विक्रय मूल्य बताइए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1120 रुपया। देखिए बोला है यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो, sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान कितना होगा? गौर करिएगा। यहां हम लोगों को cos थीटा बराबर 4/5 दिया है, बोला है sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू कितना होगा? यहां पे गौर करिए, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी ये क्या हो गया हम लोगों का? आधार हो गया, और ये क्या हो गया हम लोगों का? कर्ण हो गया। और लंब का फॉर्मूला जानते होइएगा आप लोग, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण 5 है माइनस आधार स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये 25 में से 16 घटाइएगा 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी लंब हम लोगों का कितना निकल गया? 3। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला? कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण हम लोगों का 5 है और आधार कितना हम लोगों का 4 है, प्लस कॉसेक थीटा, ये साइन का उल्टा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो ये कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण हम लोगों को 5 दिया है और लंब हम लोगों ने 3 निकाला है। दोनों का योग पूछा था, योग करिएगा एलसीएम आ जाएगा 12।
तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएगा इधर, और प्लस 4 3 चौका 12, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो आ जाएगा 35/12 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, 169 नंबर का सवाल बोला है 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन क्या होगा। ये पिछले टाइप में भी हो चुका है, तो आइए फिर से देखते हैं हम लोग 169 नंबर का सवाल। ये बोला है 11, 7, 10, 13 और 9। बोला इसका मानक विचलन क्या होगा। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले इसका एवरेज यानी माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ा का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां देखिए 11 प्लस 7 प्लस हो जाएगा 10 प्लस 13 प्लस हो जाएगा 9 बट्टा में 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़िएगा तो 50/5 बराबर हो जाता है 10। अब जैसा यहां गौर करिएगा, मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला है, मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला ट्रिक है होल्ड रूट। ये पहला चर मान में से माध्य को घटाइए, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस दूसरा चर मान में से माध्य को घटाइए, तो 7 में से 10 जाएगा तो -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर 10 में से 10 घटाइएगा तो 0 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। फिर 13 में से 10 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 9 में से 10 घटाइएगा तो -1 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए ऊपर में कितने टर्म है 1 2 3 4 5 बट्टा हम लोग 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एक आसान सा ट्रिक है, वरना इसको आप प्रोसेस से बनाइएगा तो काफी लंबा बनेगा जिसमें बहुत ज्यादा समय लेता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 का स्क्वायर 9 1 10 हो जाएगा, 10 9 1 20 यानी रूट अंडर 20/5 ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 170 नंबर का बोला कार ए से दुगुना गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.1/2 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी होगी। जैसा गौर करिएगा यहाँ 2 कार है, एक कार बी है और ये 170 नंबर का सवाल है। यहाँ पे कार ए है, बोला है इसका चाल इससे 2 गुना है, कार ए से 2 गुना चाल है इसका। तो सबसे पहले इसका चाल निकालेंगे हम लोग। बोला है ना कि ये 3 बट्टा टाइम लगा इसको 3/2 आवर, 1.1/2 मतलब 3/2 आवर और 90 किलोमीटर दूरी तय किया। यानी डिस्टेंस कितना दूरी की तय किया ये 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी को 1.5 घंटे में तय किया तो चाल निकल जाएगा इसका। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करिएगा 30 या 90 2 पलट के ऊपर जाएगा, यानी इसका चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। बोला था क्वेश्चन कि कार बी का चाल कार ए के चाल से 2 गुना है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, इसका चाल बराबर हो जाएगा 60 गुना 2 बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति आवर। वही बोला जब इसका चाल इससे 2 गुना है तो कार बी का चाल बताइए, तो इसका चाल हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति आवर। 71 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है, 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपया है। बोला 1.25 दर्जन केले तथा 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। तो जरा सा गौर करिएगा, 1 दर्जन का मूल्य 5 रुपया है, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है। 171 नंबर का सवाल सुनिएगा। 1 दर्जन यानी कितना पीस 12 पीस, 12 केले का मूल्य बराबर 5 रुपया दिया है। आगे बोला है क्वेश्चन कि 1 दर्जन संतरा का मूल्य 75 रुपया, 1 दर्जन यानी कितना पीस 12 पीस, तो 12 संतरा का मूल्य हम लोगों को दिया है, 12 संतरे का मूल्य दिया है हम लोगों को 75 रुपया। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि बताइए 1.25 दर्जन केले और 1/4 दर्जन संतरा का टोटल मूल्य कितना होगा। तो 1.25 मतलब समझते हैं कि नहीं सर आप लोग, 1.25 मतलब 5/4 दर्जन, 5/4 दर्जन। इसको संख्या में लाइएगा तो हो जाएगा 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 गुना 12 पीस हो जाएगा। तो ये 4 यानी 15 पीस। 1.25 दर्जन यानी कितना पीस
15 पीस केले का मूल्य जानना हम लोगों को। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा 5/12 और 15 पीस केले का मूल्य कितना हो जाएगा 5/12 गुना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12 यानी हो जाएगा 25/4 रुपया। आगे गौर करिएगा, बोला है 3/4 दर्जन संतरा का मूल्य। 3/4 दर्जन, 3/4 दर्जन को संख्या में लाइएगा तो गुना 12 करना पड़ेगा। 4 तिया 12 यानी 9 संतरा का मूल्य जानना हम लोगों को। तो एक संतरा का मूल्य कितना हो जाएगा, यहां से निकालिएगा 75/12 हो जाएगा। इसलिए 9 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 75/12 गुना 9 होगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऊपर वाले को गुना करिएगा तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22/4 रुपया होगा। तो वही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 15 यानी 5/4 दर्जन, सवा दर्जन यानी 15 पीस केले का मूल्य और 9 पीस संतरे का मूल्य टोटल कितना होगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़िएगा तो यहां हो जाएगा 25/4 प्लस 225/4। एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 आएगा, ऊपर वाला जुटेगा तो 250 आएगा। जब इसको आप पॉइंट में लाइएगा तो आंसर हो जाएगा 4 6 के 24, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी सवा दर्जन केले का मूल्य और 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य टोटल 62.5 रुपया हो जाएगा। देखिए 172 से 174 दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनी C1, C2, C3 व C4 के लिए वर्ष 2012, वर्ष 2013 और 2014 की बिक्री को दर्शाया गया है। बार चार्ट पर विचार करते हुए उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। देखिए 72 से लेकर 74 तक हम लोगों को नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर ही जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ग्राफ को समझिएगा। ये देखिए पहला जो 3 खंभा खड़ा है कंपनी C1 को दर्शाता है, यानी कंपनी C1 में 2012 में 95 का ये बिक्री है 95 मिलियन और 2013 में ये बीच वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये 2013 को दर्शाता है 85 मिलियन बिक्री है और कंपनी C1 में ही 2014 में 100 मिलियन बिक्री है। देखिए इस कंपनी C2 में पहला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये 2012 की बिक्री को दर्शाता है और बीच वाला जो ग्राफ है आपको वो 2013 की बिक्री को दर्शाता है और ये थर्ड वाला जो ग्राफ है 2014 की बिक्री को दर्शाता है। इसी प्रकार से कंपनी C3 में भी ये 2012 की बिक्री को, बीच वाला 2013 के और लास्ट वाला जो यानी थर्ड वाला ग्राफ जो है 2014 की बिक्री को दर्शाता है। इसी प्रकार से कंपनी C4 में भी पहला ग्राफ 2012 के, दूसरा ग्राफ 2013 के और तीसरा ग्राफ 2014 की बिक्री को दर्शाता है। तो शायद ग्राफ आप लोग समझ में आ गया है। आइए 172 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है कि 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों में वृद्धि दर्शाई गई है। मतलब ये पूछा है कौन सा कंपनी ऐसा है जिसमें 2013 में जो बिक्री है 2012 से बढ़ा हुआ है। तो कंपनी C1 को देखिएगा, देखिए 2012 में बिक्री 95 था, 2013 में बिक्री 85 हो गया, यानी घटा है, ये तो नहीं है। कंपनी C2 देखिए 2012 में बिक्री 150 था और 2013 में बिक्री 140 हो गया, यानी बिक्री घटा है, ये भी नहीं होगा। और कंपनी थर्ड को देखिए 2012 में बिक्री 125 था और 2013 में बिक्री 130 हो गया, यानी यहाँ कंपनी C में 2013 में जो बिक्री है 2012 की बिक्री से बढ़ा है, यानी पहला कंपनी तो C3 है। और देखते हैं आगे कंपनी C4 को देखिए, इसमें भी देखिए 2013 का जो बिक्री यानी बीच वाला ग्राफ 2012 की बिक्री से अधिक है। वही बोला कौन कौन कंपनी ऐसा है जिसमें 2013 का बिक्री 12 की बिक्री से अधिक है। तो पहला कंपनी C3 है और दूसरा कंपनी C4 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हम लोग। अगला 173 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला C2 की वर्ष 2012 और 14 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C की बिक्री से कितना ज्यादा परसेंट में पूछा। पहला तो देखिए यहाँ पर बोला है 173 नंबर का सवाल, बोला C2 कंपनी किसकी बात किया है C2 में, बोला इसमें 2012 और 14 की बिक्री, 2012 प्लस 2014 की बिक्री टोटल कितना हो जाएगा। तो देखिए तो कंपनी C2 में 2012 की बिक्री कितनी है 150 है और 2014 की बिक्री कितनी है कंपनी C2 में ही, ये तीसरा खंभा 155 है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2012
तो 150 ये और 155 तो ये हो जाएगा 5, 5 5 10 ये 305 हो जाएगा। आगे देखिएगा बोला C3, ये बोला है हम लोगों को आगे C3 में उन्हीं दो वर्षों मतलब क्या 2012 और 2014 में टोटल बिक्री। तो देखिए तो कंपनी C3 में 2012 का टोटल बिक्री कितना है 125 है और 2014 में टोटल बिक्री कितना है 135 है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कंपनी सी के 2012 और 14 का टोटल बिक्री दर्शाएगा। ये हो जाएगा 5 5 10 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 260। बोला ना कि ये कंपनी C2 का दोनों वर्ष का टोटल बिक्री कंपनी C3 से टोटल बिक्री से कितना अधिक है। तो पहले हम देखेंगे ये इससे कितना अधिक है। तो अधिक कितना हो जाएगा, ये अधिक बराबर हो जाएगा 305 माइनस हो जाएगा 260, माइनस करिएगा तो आएगा 45। तो हम लोगों से ये नहीं पूछा कि कितना मिलियन अधिक है, बोला कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक कैसे निकालते हैं, जितना अधिक गुना 100 बटा जिससे बोला इसके रिस्पेक्ट में बोला इससे कितना अधिक है, तो जिससे बोलेगा उसको हम लोग बट्टा में रखेंगे। बट्टा हो जाएगा 260, तो ये जीरो कट जाएगा, यहां देखिए 13 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऊपर वाले को गुना करिएगा तो 5 पचे 25, 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 13। सॉल्व करिए तो जरा सा इसको सॉल्व करिएगा इसको, तो आ जाएगा 13 कम 13 और यहाँ पे 9 5 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है आपका 13 सत्ते होता है 91, पॉइंट हो जाएगा 30%, आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। 174 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 के लिए C1 और C2 की बिक्री का अनुपात बताइए, C4 का। जरा सा गौर करिएगा, C1 और C4 का संयुक्त बिक्री 2012 में जो टोटल संयुक्त बिक्री है और 2013 में जो टोटल संयुक्त बिक्री है, तो बोला दोनों का अनुपात कितना होगा। तो जैसा गौर करिएगा तो C1 का कंपनी C1 और C4 का ये 2012 का टोटल बिक्री कितना हो जाएगा, 2012 का टोटल संयुक्त बिक्री कितना होगा। तो देखिए C1 कंपनी का 2012 में कितना था 95 था और C4 है, तो C4 में देखिए तो इसका 2012 में कितना था 100 था, यानी C1 और C4 का संयुक्त बिक्री 2012 में 195 मिलियन था। आगे क्या बोला, C1 और C4 का संयुक्त बिक्री 2013 में, तो 2013 में दोनों का संयुक्त बिक्री कितना था, तो C1 का 2013 में 85 था और देखिए जैसा C4 का 2013 में 110 मिलियन था, यानी 2013 में दोनों का संयुक्त बिक्री कितना था 195। तो वही बोला दोनों का रेशियो बताइए, तो 195 अनुपात 195, तो रेशियो आ जाएगा 1:1, आंसर हो जाएगा 175 नंबर का। बोला दो अंकों का योग 9 है, बोला दहाई अंक इकाई के अंक का एक अंतर 1 है, दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है। बोला दो अंकों वाली संख्या ज्ञात करिए। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ 175 नंबर का संख्या सवाल है, हम दो अंकों की संख्या को XY मान लिए। बोला संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर हम लोगों को दिया है 9, x प्लस वाई बराबर हम लोगों को दिया है 9। आगे बोला है दहाई के अंक से इकाई का अंक 1 कम है, यानी ये जो इकाई का अंक है इससे 1 कम है, मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस है। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, देखिए वाई वाई कटेगा, 2x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 5। x का मान किधर रखिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा 4। बोला वो संख्या कितना, तो संख्या xy माना था आप लोगों ने, x की जगह 5 और y की जगह 4, यानी आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा। 176 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला क्यू ने एक मेज 13,500 रुपया में खरीदी और 11,000 रुपया में बेची, तो बोला कितने प्रतिशत का हानि हुआ है। जैसा गौर करिएगा, यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है 13,500 रुपया, ठीक है। आगे देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया है 11,000 रुपया में, तो इसको सर हानि हुआ है क्योंकि 13,500 में खरीदा था और 11,000 रुपया में बेचा, तो हानि कितने का हुआ है, दोनों को माइनस करिएगा तो आपको आ जाएगा 2500, यानी 2500 रुपये का हानि हुआ है। बोला कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बट्टे होता है क्रय मूल्य, यानी
500 रुपया। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 18.51% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सवाल सुनिएगा 177 नंबर का। बोला आप एक 500 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिली। तो बोला इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट हुई है। मान लीजिए सर हमारी माँ हमको 500 रुपये प्रति वस्तु के दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए पैसा दी, यानी टोटल कितना रुपया दी होगी वो 1500 रुपया 3 वस्तु के लिए। तो जैसा गौर करिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं 177 नंबर का टोटल क्रय मूल्य हम लोगों को पता है कितना हो जाएगा 1500 रुपया प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने को 500 रुपया प्रति वस्तु की दर से, तो 500 गुना 3 यानी टोटल रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा 1500 रुपया। आगे बोला है कि जब हम मार्केट गए तो वहां पे पता चला कि 2 वस्तु खरीदने पे 1 वस्तु छूट दी जाती है, यानी हमको 3 ही वस्तु खरीदना था तो 2 वस्तु हम 500 के दर से खरीद लिए, 1000 रुपया का वस्तु खरीदे, 1 वस्तु छूट मिल गया, यानी 3 वस्तु हमको 1000 रुपये में मिल गया। यानी कितने रुपया का छूट हुआ है 1500 का वस्तु हमको, जो 1500 में 3 वस्तु मिलना था हमको 1000 में 3 वस्तु मिल गया, यानी 500 रुपये का छूट मिला है। छूट कितना मिला 500 रुपये का छूट मिला है। बोला कितने प्रतिशत का छूट मिला है, तो प्रतिशत छूट बराबर होता है छूट गुना 100 बट्टे हो जाएगा क्रय मूल्य। तो इसको यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 तिया 15 आंसर आ जाएगा 33.33% आंसर हो जाएगा। 178 नंबर का बोला है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिएगा जरा साहब 178 नंबर का सवाल। थीटा बराबर हम लोगों को दिया है 30 डिग्री, बोला है बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम लोगों को 30 डिग्री दिया था प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोगों ने थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया। tan थीटा का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/3 स्क्वायर करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस cot 30 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर करिएगा 3 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो 10/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल सुनिएगा 180 नंबर का। बोला है 10 दर्जन से 15 दर्जन आम 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए थे। प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग और जोड़ दिया जाता है। तो बोला अब बेचने के लिए कुल कितने फल हो गए। फल मतलब सारा चीज मिलाकर के टोटल कितना फल हो गया, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर ये बोला है 180 नंबर के सवाल में कि 10 दर्जन सेब था। 10 दर्जन यानी संख्या में कितना सेब होगा, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 10 दर्जन बराबर कितना 120 सेब था। पर बोला है इसका आधा और बढ़ा दिया जाता है, तो ये 120 तो था ही प्लस इसका आधा 120 का आधा बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया इसमें प्लस। आगे देखिए आगे 15 दर्जन आम था। 15 दर्जन आम मतलब टोटल कितना संख्या में 1 दर्जन बराबर होता है 12, तो 15 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा 180। बोला 180 आम था, इसमें 1/3 भाग बढ़ा दिया जाता है, तो 1/3 भाग बढ़ा दीजिएगा तो 180 आम तो पहले से था, इसका 1/3 तो 180 का 1/3 भाग बढ़ा दिया, इसका 1/3 भाग इसमें जोड़ दिया, तो टोटल इतना हो गया प्लस। आगे जरा सा देखिएगा यहाँ पर 20 दर्जन संतरा था बेचने के लिए। 20 दर्जन संतरा यानी टोटल संख्या में कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 संतरा पहले से था, बोला है क्वेश्चन कि उसका 1/4 भाग और जोड़ दिया जाता है, तो 240 का 1/4 भाग, तो 240 का 1/4 भाग इसमें जोड़ दिया, तो टोटल इतना संतरा हो गया होगा। बोला अब टोटल कितना हो गया, तो जोड़ के पता चल जाएगा हम लोगों को। जब इसको जोड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 720। अब बेचने के लिए उसके पास टोटल 720 फल है। ठीक है, 181 नंबर का सवाल सुनिएगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी ज्ञात करें। जरा सवाल करिएगा, यहां से एक व्यक्ति चला है और मान लीजिए यहां तक गया होगा। बोला टोटल दूरी सफर करने में 5 घंटा लगा।
टाइम कितना लगा है, टोटल समय 5 आवर लगा है, और टोटल कितना दूरी है हम लोग को नहीं पता है, तो टोटल दूरी को हमने d किलोमीटर मान लिया। क्या बोल रहा है कि प्रथम आधी दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला। पूरा की दूरी आपने d माना है, तो आधा कितना हो जाएगा, d/2 किलोमीटर। बोला इसको 3 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चला, 3 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से। बोला शेष आधी दूरी d/2 किलोमीटर दूरी को चाल दुगुना करके चल रहा है, यानी यहां से ये 6 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चला। वही बोला टोटल दूरी बताइए कितना सफर किया। तो यहाँ पे गौर करिएगा, सबसे पहले हम ये जानेंगे ये आधी दूरी को सफर करने में कितना समय लगा होगा। तो दूरी बटे चाल करेंगे तो पता चलेगा यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। दूरी d/2 है बटे चाल है 3, प्लस फिर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा होगा, तो दूरी बटे हम लोगों को चाल करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आने में लगा समय दर्शाएगा। ये यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय, ये टोटल समय हो गया। टोटल समय कितना लगा था, यानी ये टोटल समय 5 आवर के बराबर है। बोला d का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो जैसा गौर करिएगा, यहाँ हो जाएगा d ये नीचे चला जाएगा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा d/12 बराबर हो जाएगा 5। यहां से आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आएगा 12, 6 दूना 12, 2d प्लस ये हो जाएगा d बराबर 5 हो जाएगा, 3d बटे 12 बराबर हो जाएगा 5। यहाँ 3 चौका 12, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर की दूरी होगा टोटल यहां से यहां तक का। ठीक है, आगे बढ़ जान लेंगे आप 182 नंबर का। बोला एक बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, बोला प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर 182 नंबर का सुनिए। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर फॉर्मूला होता है n-2 बटे n गुना होता है 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पर, भुजा की संख्या। तो टोटल भुजाएं कितना था, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9-2 बटे 9 गुना हो जाएगा 100, यहाँ पे 180 डिग्री होगा तो 180 हो जाएगा। 9 दूना 18, यहाँ जब इसको गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो याद रखिएगा किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला है n-2 बटे n गुना 180 डिग्री। n क्या है, भुजा की संख्या। अगर 9 भुज दिया तो n की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 9। पंचभुज देता है तो n की जगह 5 रखते हैं। आगे अगला सवाल सुनिएगा 183 नंबर का। बोला है S और T एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रह गया। गौर करिएगा, S और T मिलकर 50 दिनों में काम कर सकता है, तो S प्लस T दोनों मिलकर 50 दिन में पूरा काम कर देता है। ए भैया, जब दोनों मिलके पूरा काम 50 दिन में कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा, डे का उल्टा पार्ट होता है, तो एक दिन में करेगा ये 1/50 पार्ट। तो क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। अगर ये पूछता कि इस 20 दिन में कितना भाग काम हुआ, तो 20 दिन में पूछा तो 20 को ऊपर और टोटल जितना उसका डे है उससे भागा दे देंगे। या यूं कहे तो एक दिन में 1/50 पार्ट करता है, 20 दिन तक काम किया तो गुना 20 यानी 20/50 यानी 2/5 भाग काम हो गया होगा। लेकिन हम लोगों से ये नहीं पूछा, बोला कितना भाग काम बचा हुआ है। तो जब ये दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया और टोटल काम 50 दिन में करता है, यानी अभी भी 30 दिन का काम बचा हुआ है। तो जितना काम बचा हुआ है उसको ऊपर रखिएगा और जितने दिन का काम है उससे भागा दे दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कितना भाग काम बचा हुआ है, यानी 3/5 पार्ट काम बचा हुआ है। अगर ये पूछता कितना भाग काम हो गया तो 2/3 भाग काम हो गया। 184 नंबर का सवाल। बोला दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और विकल्प का चयन करें। बोला प्रस्ताव ए में एक वस्तु 1599 में खरीदी गई और एक वस्तु मुफ्त मिला। एक वस्तु 1599 में खरीदा तो एक वस्तु मुफ्त मिला, यानी 2 वस्तु 1599 में खरीद रहा है पहला प्रस्ताव से। गौर करिएगा, यहाँ पे 184 नंबर का सवाल है। प्रस्ताव ए में क्या बोला है, प्रस्ताव ए में बोला है कि 1599 में एक वस्तु खरीदा और एक वस्तु छूट मिला, यानी 2 वस्तु 1599 में खरीदा रहा है। तो यहां से 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1599 है। और देखिए प्रस्ताव बी में क्या बोला है हम लोगों को, प्रस्ताव बी में है
कि एक वस्तु 999 में खरीदता है तो दूसरा वस्तु खरीदेगा तो उस पे 50% का छूट मिलेगा। एक वस्तु 999 में खरीदेगा तो दूसरा का पे 5% छूट मिलेगा। तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पहला 999 में खरीदेगा तो 999 प्लस दूसरा जो 999 में खरीदेगा ना तो उस पे 50% छूट करके मिलेगा। यानी इसका आधा यानी इसका 50% मूल्य पर ही इसको दिया जाएगा, यानी इसके आधे मूल्य पर इसको मिल जाएगा। यानी तब दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 999 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 999 और गुना हो जाएगा 50/100। यहाँ गौर करिएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 999 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 चौका 8, 2 नमा 18, 2 नमा 18 और 2 पंचे 10। जब इसको जोड़िएगा तो टोटल मूल्य आएगा आपका 1498.50 रुपया। ठीक है, वही बोला है। देखिए ऑप्शन हम लोगों को देखना है। ऑप्शन बोला है कि ए सस्ता है, बी महंगा है। प्रस्ताव ए सस्ता है, यानी यहां से जो 2 वस्तु का क्रय मूल्य है और यहां से जो 2 वस्तु का क्रय मूल्य है, इससे ये महंगा है क्या? नहीं, ए महंगा है, बी सस्ता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ए सस्ता, नहीं ए महंगा है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा, इसमें बोला ए महंगा है, बी सस्ता है। हाँ, ए महंगा है और बी सस्ता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं हम लोग 185 नंबर का सवाल। बोला निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम है? आरोही क्रम किसको बोलते हैं? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम क्या है? मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा लास्ट में रखा जाता है। इसी को आरोही क्रम बोलते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कौन सा आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। तो जरा सा गौर करिएगा, जब भी भिन्न वाला बात हो उसमें बड़ा और छोटा का पहचान करने का तरीका है। जैसे हम बोलेंगे 2/3 और 4/7 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप कोना कोनी गुना करिएगा। 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, तो ये 14 और 12 में ये वाला बड़ा है, यानी ये भिन्न बड़ा है और ये भिन्न छोटा है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ये 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। क्या देखना चाहते क्या ये वाला भिन्न इससे बड़ा है, इससे बड़ा है ये? तो देख लेते हैं। 5 तिया 15, 4 चौके 16। हाँ, ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। अब ये देखेंगे क्या ये वाला भिन्न इससे बड़ा है क्या? ये वाला भिन्न 4 दूना 8, 5 एकम 5, नहीं ये वाला भिन्न इससे छोटा है। तब तो ये तो आरोही क्रम में नहीं हो पाया। आरोही क्रम में मतलब होता है 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, यानी हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। लेकिन ये अगला वाला क्रम पिछला वाला से छोटा है, तो ये आरोही क्रम में नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये वाला हम लोग। तो देखिए 3 एकम 3, 2 दूना 4, हाँ यानी कि ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। हम ये देखना चाहते क्या ये वाला भिन्न इससे बड़ा है? तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, हाँ ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। अब ये देखेंगे क्या अगला भिन्न इससे बड़ा है क्या? तो 5 तिया 15, 4 चौके 16, हाँ ये वाला भिन्न इससे बड़ा है। तो ये पूरे तरीके से बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, यानी वही बोला कि कौन सा आरोही क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 86 नंबर का सवाल। 186 नंबर का सवाल देखिए क्या है। बोला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू कितना होगा? हम लोगों से पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू कितना होगा। आप a माइनस बी का फॉर्मूला जानते होइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस तो ये 2ab तो रहेगा ही। ये इसका फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक होता है। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा हम लोगों का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 187 नंबर का। बोला है आर ने 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपया उधार लिया। बोला आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा? 5 वर्ष के बाद कितना धनराशि भुगतान करना पड़ेगा? तो 5 वर्षों का ब्याज प्लस जो धन ऋण लिया था वो, यानी ब्याज प्लस मूलधन जोड़ के वापस करना पड़ेगा 5 वर्ष के बाद। तो हम देखेंगे कि 5 वर्षों का ब्याज कितना बनता है प्लस जितना धन लिया, दोनों जोड़ के देना पड़ेगा। गौर करिए मिश्र धन निकालना हम लोगों को 187 नंबर के सवाल में। तो देखिए 5 वर्ष के बाद 1200 उधार लिया था तो 1200 तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस 5 वर्षों का ब्याज भी देना पड़ेगा। 5 वर्षों का ब्याज कितना कैसे निकालते हैं हम लोग? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100।
तो मूलधन है 1200 गुना समय है 5 गुना यहाँ पे दर है 13 बट्टे हो जाएगा 100। जब इसको जोड़ के आप हल करिएगा तो आंसर आ जाएगा 1980 रुपया। यानी ब्याज और मूलधन जोड़ के वापस करेगा, यानी टोटल कितना 1980 रुपया। 188 नंबर का बोले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 को गुणनखंड ज्ञात करें। गौर करिएगा जरा सा, 188 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 का बोला गुणनखंड ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, कोएफिशिएंट तो 1 है, 42 से कम 42 होता है ना। हम लोगों को दो संख्या ऐसा सोचना है जिसका गुणनफल 42 और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए पॉजिटिव में। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको x को लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 42। अब देखिए 7 छक्के 42 होता है और दोनों का अंतर भी x होता है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा। x प्लस 7 दोनों जगह है तो इस बार x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 6। वही बोला कि इसका गुणनखंड ज्ञात करिए, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 7। सुनिएगा, बोला है 189 नंबर के सवाल में 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19 के माध्य ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिएगा यहाँ पर 189 नंबर का सवाल है, बोला 1, 2, 10, 18 और 3 दिया है हम लोगों को, उसके बाद 17 दिया है, 19 दिया है। बोला इसका माध्य बताइए। माध्य जानते हैं आप लोग कैसे निकाला जाता है, सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ डाटा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 19। अब बट्टा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाटा है, बट्टा 7 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 70 बट्टे 7 हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए 190 नंबर का बोला 1739 में कम से कम कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि 11 से पूर्णतः कट जाए। देखिए जरा सा, यहाँ पर 190 नंबर का सवाल है, बोला है 1739 में कितना जोड़ दे ताकि प्राप्त संख्या 11 से कट जाए। तो देखिए सर, इसके लिए आपको 11 से इसमें भागा देना पड़ेगा। 11 एकम 11 हो जाएगा, कटेगा 6, 3, 11 पची कितना होता है 55। जब इसको 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा और देखिए 9 उतरेगा, 11 8 कितना होता है 88। तो यहाँ पर माइनस करिएगा तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर सर अगर आप लोगों से पूछा जाता कि इसमें कितना घटा दे ताकि 11 से पूर्णतः कट जाए, तो जो शेष बचा यानी 1 इसमें से घटा दीजिएगा तो प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः कटेगा। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा कि इसमें कितना जोड़े ताकि 11 से पूर्णतः कटे, तो ये दोनों का अंतर ही बताएगा कि कितना जोड़ने से 11 से कटेगा। तो दोनों का अंतर कितना होता है, तो दोनों का अंतर होता है 10। तो 10 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 11 से कट जाएगा। यानी जोड़ी जाने वाली संख्या कौन है, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अगर बोलता कितना घटा दे ताकि 11 से कटे, तो जो शेष बचा है वो इसमें घटा दीजिएगा तो भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए 191 नंबर का बोला 8, 6, 8, 7, 8, 6, 8, 7, 6 अंकों का बहुलक एवं माध्यिका ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 191 नंबर का, जब भी माध्यिका की चर्चा करेगा ना तो दिए गए संख्या को या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। आरोही क्रम में हम लोग इसको सजा लेते हैं। देखिए 6 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 2 बार आया है और 8 देखिए यहाँ पे कितना बार आया है 4 टाइम्स आया है, तो 8 8 8 8 हो जाएगा। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे, ये हमने इसको आरोही क्रम में सजा दिया। बोला कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होता है वो बहुलक कहलाता है। यहाँ देखिए 6 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 4 बार आया है, तो 8 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, यानी बहुलक कितना हो जाएगा इसका, बहुलक बराबर हो जाएगा 8 आंसर। आगे देखिए क्या पूछा है, बोला माध्यिका बताइए। सर माध्य और माध्यिका में अंतर है। माध्य निकालने के लिए सभी डाटाओं का योग बटे नंबर ऑफ डाटा करेंगे, लेकिन माध्यिका निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखिएगा जरा सा, माध्यिका कैसे निकालेंगे हम लोग। माध्यिका निकालने के लिए जितना टर्म है उसमें अपने मन से 1 जोड़कर बट्टा 2 करिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 टर्म है ना, 4 3 7 2 9, तो 9 + 1 बटे 2वां पद माध्यिका कहलाएगा।
2वां पद माध्यिका कहा गया। 10/2 5वां पद। 5वां पद कौन है इसमें से देखिए तो 1 2 3 4 5। 5वां पद में 7 पकड़ाता है ना, यानी माध्यिका कौन हो जाएगा यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल सुनिएगा 192 नंबर का। बोला यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। जरा सा गौर करिएगा, ये जो हम लोग आयत बनाते हैं ये आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल दिया है 168 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए चौड़ाई दिया हम लोगों को, तो चौड़ाई बराबर हम लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर, लंबाई को हम लोगों ने x मान लिया है। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हम लोगों को 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो हम लोगों को x दिया है, चौड़ाई हम लोगों को 7 दिया है। लंबाई गुना चौड़ाई इसके क्षेत्रफल को दर्शा रहा है और 168 में उसके क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। 7 से कटवाइएगा 7 दूना 14, 7 चौके 28, x का वैल्यू निकल गया 24। बोला बताइए कि इसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा। विकर्ण तो ये होता है और ये आयत में विकर्ण का फॉर्मूला होता है √, लंबाई स्क्वायर जोड़ होता है चौड़ाई स्क्वायर। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ तो लंबाई कितना दिया हम लोगों को 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई कितना दिया है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 दूना 8 दूना 16, 17, 576 प्लस 49 हो जाएगा। जब इसका करिएगा वर्गमूल 625 का तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। वही बोला विकर्ण की लंबाई बताइए कितना होगा, तो विकर्ण की लंबाई ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।